बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में गौरी नाम की एक मेहनती गाय रहती थी। गौरी अकेली रहती थी, लेकिन कभी खाली नहीं बैठती थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे से खेत में काम करती और अपने लिए चारा जुटाती। उसके खेत में इस बार उसने मक्का बोने का फैसला किया था। उसने जमीन को जोता, बीज बोए और हर दिन मेहनत से पानी देती और देखभाल करती। गौरी के पड़ोस में चिक्की नाम की एक मुर्गी रहती थी। चिक्की का घर बहुत सुंदर था, लेकिन वह थोड़ी आलसी थी। वह दिन भर आराम करती, गप्पें लगाती और सोचती कि मेहनत तो बस बेवकूफों का काम है। जब भी गौरी मक्की के खेत में काम करती, चिक्की हंसती और कहती, गौरी बहन, इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम भी कोई चीज होती है। गौरी मुस्कुरा देती और चुपचाप अपना काम करती रहती। महीने बीत गए। धीरे धीरे गौरी के खेत में हरी भरी मक्की लहलहाने लगी। देखते ही देखते मक्के के सुनहरे भुट्टे तैयार हो गए। गौरी बहुत खुश थी। उसने कुछ भुट्टे बाजार में बेचे, कुछ अपने खाने के लिए रखे और कुछ जरूरतमंद जानवरों को बांट दिए। जब सर्दियां आईं तो गौरी के पास पर्याप्त खाना था और उसका घर भरा हुआ था। वहीं चिक्की को खाने की बहुत दिक्कत हुई। उसने गर्मी में कुछ जमा नहीं किया था और अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। ठंडी हवाओं में कांपती हुई वह गौरी के पास गई और मदद मांगी। गौरी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया, गर्म मक्के का सूप पिलाया और कहा, चिक्की, मेहनत का फल मीठा होता है। अगर तुम भी समय रहते थोड़ी मेहनत करती तो आज तुम्हें तकलीफ नहीं होती। चिक्की को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और अगली बार से मेहनत करने का वादा किया। नैतिक शिक्षा, मॉरल। जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल समय में सुखी रहता है। आलस से केवल पछतावा ही मिलता है। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक गाय रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। दिन भर खेत में काम करती, मिट्टी जोतती, बीज बोती और हर पौधे की देखभाल करती जैसे मां अपने बच्चे की करती है। गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। लक्ष्मी ने इस बार पूरे मन से फसल उगाई थी। गेहूं की बालियां लहराने लगी थीं और खेत सोने जैसे चमक रहे थे। उसे उम्मीद थी कि इस साल की फसल से वह गांव की सबसे मेहनती जानवर मानी जाएगी और उसका नाम भी गांव की कहानियों में लिया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते तूफान ने जोर पकड़ लिया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। लक्ष्मी अपने छोटे से छप्पर के नीचे बैठी रोती रही। उसका खेत, उसकी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। सुबह जब तूफान थमा तो लक्ष्मी खेत पर गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। पौधे टूटे हुए थे, मिट्टी बह चुकी थी। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और मन में ठान लिया, फसल फिर बोई जाएगी। तूफान हिम्मत छीन सकता है, मेहनत नहीं। अगले ही दिन से वह फिर लग गई खेत सजाने में। गांव के लोगों ने उसकी हिम्मत देखी और मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुश्किलें आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी बूढ़ी गाय गौरी और चतुर मुर्गी चंपा के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी और दूध देना बंद कर चुकी थी। रामू उसे बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते थे कि वह एक बेकार गाय को क्यों पाल रहा है, लेकिन रामू ने कभी गौरी को छोड़ने का विचार नहीं किया। चंपा एक होशियार मुर्गी थी जो रोज अंडे देती थी और रामू की मदद करती थी। वह गौरी की देखभाल में भी रामू की सहायता करती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने एक अजीब चमकदार केले का पेड़ देखा, जिसके केले सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज आई, जो इस पेड़ के फल को अपने साथ ले जाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन लालच करने पर सब कुछ खो देगा। रामू ने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है। वह एक केला लेकर घर आया और गौरी और चंपा को दिखाया। जैसे ही उन्होंने केले को छुआ, गौरी फिर से दूध देने लगी और चंपा ने 2 अंडे दिए। रामू ने केले के पेड़ से रोज एक केला लाना शुरू किया। गौरी का दूध और चंपा के अंडे बेचकर रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।
वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने में सफल हुआ। रामू ने केले के पेड़ से रोज एक केला लाना शुरू किया। गौरी का दूध और चंपा के अंडे बेचकर रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने में सफल हुआ। गांव वाले रामू की सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा, लेकिन रामू ने जादुई केले के पेड़ का जिक्र नहीं किया। गांव के कुछ लालची लोग जंगल में गए और केले के पेड़ से सारे केले तोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने केले को छुआ, पेड़ गायब हो गया और वे सब कुछ खो बैठे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक मेहनती गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी कोई आम गाय नहीं थी। वो रोज सुबह उठकर खेतों में जाती, अपने मालिक बाबूलाल के साथ मिलकर गोभी की खेती करती। गांव वाले उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे, अगर हर जानवर गौरी जैसा हो जाए तो किसान को मजदूरों की जरूरत ही ना पड़े। पर रामपुरा गांव में सब कुछ ठीक नहीं था। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर था, जहां कोई जाता नहीं था। कहते थे, वहां एक बहुत बड़ी मुर्गी रहती है, कोई साधारण मुर्गी नहीं, एक अभिशप्त राक्षसी मुर्गी जिसका नाम था कोकिला। कहते हैं, कई साल पहले कोकिला एक आम मुर्गी थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसके अंडे चुराकर तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल कर लिए थे। तब से वो शापित हो गई। अब वो मुर्गी रात के समय खेतों में जाती और जो भी सब्जी उगती उसे जला डालती। गोभी की फसल को तो वो खास नफरत से खा जाती। गांव वालों ने डर के मारे खेती छोड़ दी, पर गौरी नहीं मानी। उसने बाबूलाल से कहा, हम डरेंगे नहीं, मेहनत से लड़ेंगे। और फिर शुरू हुआ गौरी और कोकिला के बीच का संघर्ष। एक रात जब गौरी खेत में अकेली थी, अचानक अंधेरे में से आवाज आई, गौभी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और फिर धड़ाम, जमीन से धूल उड़ी और सामने प्रकट हुई वो राक्षसी मुर्गी कोकिला। उसकी आंखें लाल थीं, पंख लोहे जैसे भारी और चोंच से आग निकलती थी। वो सीधी गोभी पर झपटी, लेकिन गौरी तैयार थी। गौरी ने अपने सींगों से कोकिला को रोका, उसे खेत से दूर खदेड़ा, पर कोकिला ने जोर से चीखा, जब तक मेरे अंडे वापस न मिले, मैं इस गांव को चैन से नहीं जीने दूंगी। गौरी ने समझा, मामला अंडों का है। अगली सुबह वो पूरे गांव में घूमी और बाबूलाल के पुराने भंडार घर से कोकिला के 2 जले हुए अंडे ढूंढ निकाले। रात को गौरी ने वो अंडे लेकर खंडहर में कदम रखा। डरावना अंधेरा, चमगादड़ें उड़ती हुईं और एक तेज हवा। वो अंडे जमीन पर रखे और बोली, ले जा अपने अंडे, लेकिन गांव को छोड़ दे। अचानक खंडहर कांपने लगा। कोकिला प्रकट हुई और एक भयानक चीख के साथ हवा में उड़ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मानो वो खुद को आजाद महसूस कर रही हो। अगली सुबह गांव के खेत हरे थे, गोभी लहलहा रही थी। गौरी फिर से खेत में थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पास एक नन्हा चूजा भी था, कोकिला का बेटा, जो अब शांति से गौरी के साथ खेत में काम करता। सीख: कभी कभी बुराई के पीछे भी एक दर्द छिपा होता है। समझदारी, मेहनत और साहस से कोई भी शाप तोड़ा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक मेहनती गाय रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती दूध देती थी, खेतों में हल भी खींचती थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन गोमती का एक सपना था। वह चाहती थी कि उसके अपने आमों का बाग हो, जहां बच्चे खेलें, पक्षी चहचहाएं और हर साल मीठे मीठे आम लगें। गांव के एक कोने में एक सुनसान जमीन पड़ी थी, कांटों और झाड़ियों से भरी। सब कहते थे, यह जमीन बंजर है, यहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन गोमती ने हार नहीं मानी। एक दिन गोमती आम के कुछ बीज लेकर आई। उसने अपने खुरों से जमीन खोदी, बीज बोए और रोज उन्हें पानी देने लगी। गांव के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर मुर्गा रणधीर और मुर्गी रानी। रणधीर मुर्गा बोला, गाय बहन, तुम तो पगला गई हो। आम के पेड़ उगाना कोई मजाक नहीं है। मुर्गी रानी हंसकर बोली, हमारे बच्चे अंडों से निकलें या नहीं, ये आम तो कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन गोमती चुप रही। वह रोज मेहनत करती रही। सुबह सुबह उठकर पौधों को पानी देती, पत्तों से कीड़े हटाती और उन्हें अपने प्यार से सींचती। दिन बीते, महीने बीते और एक दिन चमत्कार हुआ। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर झांकने लगे। अब रणधीर और रानी चुप हो गए, लेकिन उनके बच्चे उत्साहित हो उठे। मुर्गी के 7 बच्चे थे, चिकी, मिकी,
टिक्की, किक्की, रिकी, बिक्की और जिक्की। वे गोमती की बगिया में खेलते, पौधों के आसपास नाचते और गुनगुनाते। अब रणधीर और रानी को भी थोड़ी शर्म आई। उन्होंने गोमती से माफी मांगी और मदद करने की पेशकश की। गोमती मुस्कुराई और बोली, अगर दिल से मेहनत करो तो जमीन भी जवाब देती है। चलो अब मिलकर इस बगिया को संवारते हैं। सबने मिलकर बगिया की सफाई की, घास हटाई, खाद डाली और पौधों की देखभाल की। मौसम बदला, बारिश आई और देखते ही देखते आम के पेड़ बड़े होने लगे। 3 साल बाद पूरा गांव चकित रह गया। गोमती की बगिया में सैकड़ों आम के पेड़ लहलहा रहे थे। पेड़ों पर पीले पीले मीठे आम झूल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोग वहां आम खरीदने आने लगे। गाय गोमती अब सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार किसान भी बन चुकी थी। रणधीर मुर्गा और रानी मुर्गी ने बगिया में एक छोटी दुकान खोल ली, आम और अचार घर। अब सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे और हर गर्मी में आम उत्सव मनाते थे। सीख, अगर मेहनत और धैर्य हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है और मजाक उड़ाने वाले भी एक दिन मदद करने वाले बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब गाय रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत ने उसे कभी कुछ खास नहीं दिया। उसका छोटा सा झोपड़ा गांव के कोने में था। उसके पास खाने को घास भी कभी कभी मुश्किल से मिलती थी। उसकी पड़ोसी थी चिक्की नाम की एक मुर्गी। चिक्की हर समय चहचहाती रहती थी और अंडे बेचकर कुछ पैसा कमा लेती थी। पर चिक्की को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था और वह अक्सर गौरी की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। गौरी दुखी तो होती, मगर वह हमेशा सोचती, भगवान कभी तो मेरी भी सुनेंगे। एक दिन गौरी बहुत थकी हुई थी और जंगल में चारा ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह पहुंची। वहां एक छोटा सा पौधा दिखा जिसकी पत्तियां समोसे की तरह लग रही थीं। भूख से बेहाल गौरी ने एक पत्ता खा लिया। जैसे ही उसने पत्ता चबाया, एक चमकदार रोशनी फैली और एक आवाज आई, हे गौरी, यह जादुई समोसे का पेड़ है। अब से इसमें हर दिन गर्मा गर्म समोसे उगेंगे। ये समोसे जो भी खाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन केवल तब जब वह सच्चे दिल से मेहनत करेगा और किसी का बुरा ना चाहेगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से पेड़ पर सच में समोसे उगने लगे। उसने पहले खुद खाया, फिर चिक्की को भी खिलाया। चिक्की ने जब देखा कि अब गौरी अमीर हो गई है, उसके पास रोज नई घास, चमचमाता झोपड़ा और मुस्कुराता चेहरा है, तो उसे जलन होने लगी। उसने चुपके से एक दिन समोसे चुराए और खा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि जादू क्यों नहीं चला। चिक्की ने गांव में फैला दिया कि गौरी ने कोई काला जादू कर लिया है। इसी बीच गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर उड़ने लगे, खेत बर्बाद हो गए, जानवर भागने लगे। गांव वाले परेशान हो गए और गौरी से मदद मांगी। गौरी ने जादुई समोसे से एक इच्छा मांगी, हे पेड़, मेरे गांव को तूफान से बचा लो। पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और पूरा तूफान एक क्षण में थम गया। मगर तभी चिक्की ने फिर झूठ फैलाया। यह सब गौरी ने ही किया है। पहले तूफान लाया, फिर नायक बन गया। गांव वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया। गौरी चुप रही, लेकिन फिर समोसे का पेड़ सूखने लगा। पेड़ से फिर आवाज आई, जहां बुराई और झूठ होगा वहां जादू नहीं रहेगा। अंतिम सच्चाई और खुशियां गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिक्की ने रोते हुए माफी मांगी और माना कि उसकी जलन ने सब बर्बाद किया। गौरी ने माफ कर दिया और कहा, सच्चाई और दया ही असली जादू है। जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और अब उसमें रोज समोसे उगते थे, जो गांव के हर जरूरतमंद को मिलते। अब चिक्की और गौरी दोनों मिलकर समोसे बेचती थीं और जो पैसा आता उससे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया गया। गांव में अब हर दिन खुशियां थीं और हर शाम समोसे की खुशबू फैलती थी। सीख, ईर्ष्या और झूठ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत, सच्चाई और दया से दुनिया भी बदली जा सकती है। टुनटुनी चिड़िया ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। टुनटुनी के पति की इच्छा थी तीसरे अंडे से बेटा पैदा हो। देखते देखते अंडा फूटने का समय आ चुका था। वो तीसरे अंडे से भी बेटी पैदा हुई। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। 3 बेटियों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता है।
मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो पहले ही बोला था तीसरा अंडा नहीं चाहिए। आपने बोला था तीसरा बेटा हो सकता है। जब बेटी हो गई तो आप हम सबको अकेला छोड़कर जा रहे हो। पास में खड़ी बुलबुल बोली, कालू, ये कहाँ का न्याय है? तुम ऐसे ही पत्नी और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर इतनी ही फिक्र है बुलबुल मौसी, तो तुम ही उठा लो मेरे घर की जिम्मेवारी। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी इन 3 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? कालू हमें अकेला छोड़कर चला गया है। तुम चिंता ना करो टुनटुनी बहन, हम सब मिलकर इन बच्चियों का पालन पोषण करेंगे। कालू चला गया तो क्या हुआ, हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अगली सुबह सब पंछी भोजन लेने जाते हैं तो टुनटुनी को भी अपने साथ ले जाते हैं। पंछी अब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें भोजन का कुछ हिस्सा टुनटुनी को भी देना था। इस तरह काफ़ी समय गुजर जाता है। टुनटुनी और उसकी बेटियों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा अकेला सोच रहा होता है, अपने घर की कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। समय पर भोजन भी मिल जाया करता था। टुनटुनी मेरा कितना ख्याल रखती थी। घर छोड़कर और जिम्मेवारी से भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार है तो वो मेरी ही बेटियां। मुझे घर वापस जाना चाहिए। कालू घर का दरवाजा खटखटाता है। टुनटुनी कालू को देख खुश हो जाती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको जंगल के बाकी पंछियों से माफ़ी मांगनी होगी जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, मेरी बच्चियों का पालन पोषण किया। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाकी पंछियों के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो बुलबुल मौसी, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकूं। कालू, तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया, इतना ही काफी है। हम सब पंछियों ने तुम्हें माफ किया। पंछियों के माफ करने के बाद कालू कौवा और टुनटुनी अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ला 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 ला, आज तो मैं खेतों में टमाटर लगाने वाली हूँ ताकि सारे टमाटर कुछ दिनों में रसीले और जल्दी से लाल बन जाए और मैं उन्हें खा सकूँ। टूनी बड़ी मेहनत से महीनों काम करके टमाटर की खेती करती है, जिसका वह हर रोज देख रेख किया करती थी कि उसके टमाटर सही तरीके से बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। तभी टूनी, मैंने सुना है तुमने टमाटर की खेती की है और मुझे बताया भी नहीं। मुझे टमाटर की खेती के बारे में बहुत कुछ पता है कि इस मौसम में टमाटर लगानी चाहिए, पानी और खाद कितने देने चाहिए, सब कुछ। अरे जा रे बंटू, बड़ा आया टमाटर की खेती करने वाला। अगर ये सब इतना ही आता है तो तू ही क्यों नहीं कर लेता सब कुछ। देख कोको, तू अपनी बहन रानी को समझा दे, हर बार टांग लड़ाना ठीक नहीं। टूनी मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि टूनी की फसल बर्बाद हो। देख टूनी, टमाटर की फसल अब तेरे हाथों में है। मुझे तो मंटू के बातों में जरा सी भी भरोसा नहीं। बाकी तेरी मर्जी, हम चलते हैं बहन। रात हो जाती है। टूनी सोते सोते कुकू और रानी की बात याद करते रहती है। फिर अगली सुबह, टूनी टूनी, जरा जल्दी उठ, देख तेरे खेत में तेरी फसल का क्या हाल है। तभी टूनी के साथ कुकू और रानी भी उड़कर टूनी के खेत जाते हैं और वहां देखते हैं कि टूनी के सारे टमाटर सफेद रंग के हो गए हैं। वो ये सब देख के आश्चर्य हो जाती है। मैंने तो आज तक टमाटर का रंग लाल देखा था और ये टमाटर तो सफेद रंग के हो गए हैं। ये क्या? पर देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है।
इसे मैं खा कर देखती हूँ, आखिर ये स्वाद में कैसा लग रहा है। टूनी वह टमाटर खाने लगती है। वाह, ये तो लाल टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर कुकू और रानी फुसफुसाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम दोनों बहनें ने तो कल रात में ही बहुत सारे कीड़े छोड़े थे ताकि टूनी की फसल बर्बाद हो और सारा इल्जाम मंटू में डाल दे, पर ये तो उल्टा हो गया। अरे हाँ कुकू, वो कीड़े तो टमाटर को लाल से सफेद बना दिए। हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब क्या होगा? तभी वहाँ पर मंटू और टीकू आते हैं। अरे वाह टोनी, तुमने तो टमाटर को लाल से सफेद कर दिया। तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मैंने तो अपनी पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। इसके बारे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसकी भी खेत में जिस दिन सफेद टमाटर उग जाएंगे तभी वो ही जंगल का मुखिया कहलाएगा। हाँ, तो हम दोनों ही जंगल की असली मुखिया बनने वाली हैं। हम दोनों बहनें मिलकर कल रात में बहुत मेहनत से ढेर सारे कीड़े डाले थे। देखा टूनी, असली दोस्त कौन है? कल मैं रात में यहाँ से जा रहा था, तब मैंने देखा कि इन दोनों बहनें मिलके तुम्हारी फसल बर्बाद करने में लगी है, और मैंने सुबह होने का इंतजार किया ताकि तुम खुद देख लो असली फसल की देखरेख किसको पता है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर डाली। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। अगली बारी ऐसा काम कभी न करना कि तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अरे टूनी, तुमने इन दोनों बहनों को इतनी आसानी से माफ कर दिया। तुम्हें इनको कोई सजा देनी चाहिए। वो इसलिए कि इन दोनों बहनों की वजह से मेरे टमाटर और भी सुंदर और स्वादिष्ट बन गए। वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ी परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है, और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस 1-2 बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढककर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है, उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ, हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है। ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया
इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको 2 बोतल उठाकर देता है। ए जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप 1 बोतल और लीजिए और इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है, भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी। 1 हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। आओ बहन, चूड़ी ले लो।
तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानू के पास आती है। सुनो रानू मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानू कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानू के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानू चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानू से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानू की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानू चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानू दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानू बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानू मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानू के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानू मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानू मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानू मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानू मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव? मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का बुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानू कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानू को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानू को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है।
यह एक सुंदर और बड़े से जंगल की कहानी है। इस जंगल में कई तरह के पंछी रहा करते थे। पंछियों को अपने अंडों और छोटे छोटे बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन एक चिड़िया और उसका पति दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने आए थे। उस चिड़िया का दूसरे जंगल में सब कुछ बर्बाद हो गया था। अरे ओ चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस जंगल में। हाँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा घर जंगल में आग लगने से जल गया था। मैं और मेरा पति जान बचाकर बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीठी है। मीठी, तुम ऐसा करो, मेरे घर के नज़दीक ही अपना घर बना लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर मीठी और उसका पति टूना घर बनाने का सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। शाम तक मीठी और उसका पति टूना घर का ढांचा खड़ा कर लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस रात मीठी और टूने को अपने घर पर रख लेती है। अगली सुबह टूनी और बाकी पंछी भोजन लेने दूर दूर से जंगल में जाते हैं, परंतु मीठी और टूना चिड़िया अपना घर पूरा बनाने में लग जाते हैं। जब तक बाकी पंछी भोजन लेकर वापस आते हैं, तब तक मीठी का घर बनकर तैयार था। मीठी, तुमने तो अपना पूरा घर तैयार कर लिया है, पर आज शाम को तुम भोजन में क्या खाओगी? या फिर हम में से किसी के घर डाका डालोगी? गौरी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। क्या हुआ अगर मीठी के पास कुछ खाने को नहीं है? मैं उसे अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दे दूंगी। इतना कहकर सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम करने निकल पड़ते हैं। उसी रात मीठी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। शुक्र है हमने अपना घोंसला आज तैयार कर लिया था, नहीं तो मुझे अपने अंडे किसी और के घोंसले में देने पड़ते। मीठी, भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। अब हमें इस जंगल में सावधानी के साथ रहना होगा। हमें नहीं पता है इस जंगल में कौन कौन से खतरे हैं। सुबह होते ही सब पंछियों को मीठी के अंडों के बारे में पता चल जाता है। टूनी मीठी के घर आ जाती है और मीठी से बोलती है, मीठी, अब तुम्हें थोड़े दिन आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी अभी अंडे दिए हैं, जिससे तुम ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाओगी। भोजन लेने के लिए अपने पति को हमारे साथ भेज देना, इससे तुम्हें थोड़े दिन आराम भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ गौरी अपने पति कालू से कहती है, जी देखिए टूनी को कितनी खुश हो रही है, जैसे वो अंडे मीठी के ना उसके अपने अंडे हो। गौरी, तुम टूनी से इतना जलती क्यों हो? वो तो हमेशा जंगल में सबकी मदद करती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी टूनी से कुछ सीखना चाहिए। जी आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? आपको शाम का खाना चाहिए या नहीं? कालू चुप कर जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। गौरी बहुत ही खुश थी, क्योंकि काफ़ी समय बाद गौरी के घर खुशियाँ आने वाली थी। टूनी गौरी को भी बधाई देने आती है, लेकिन गौरी टूनी को खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देती है। लेकिन गौरी को पता नहीं था कि उसके घर पर जल्दी ही मायूसी छाने वाली है। शाम होते ही घने बादल छा जाते हैं। बादल पानी से पूरी तरह भरे पड़े थे। जैसे ही बारिश शुरू होती है, साथ में तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी चल पड़ती हैं। हवाएं इतनी तेज़ थी कि गौरी के घर की छत हवा में उड़ जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? हमारे घर की छत उड़ गई। बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। टूनी को गौरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से गौरी के अंडों को सुरक्षित अपने घोंसले में ले आती है। लगातार 2 दिन मूसलाधार बारिश लगने से कालू और गौरी टूनी के घर पर रहते हैं। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो टूनी को कितना गलत समझती थी। गौरी टूनी से माफ़ी मांगती है। फिर सारे पंछी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।
टूनी, कहाँ जा रही हो? जी, मैं कल बनाए हुए मटके को पकाने जा रही हूँ। उसके बाद खाना बना के मटकों को बेचने चली जाऊंगी। टूनी, तुम्हें मेरी बीमारी के कारण कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। उसी बात को बार बार मत बोला कीजिए। आप जानबूझकर थोड़ी ना बीमार हुए हो। आपकी बीमारी ने आपको ऐसे कर दिया है। मगर आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। चलिए, बहुत बातें हो गई, मुझे देरी हो रही है। मैं कच्ची मिट्टी के बर्तनों को अभी भट्टी में पका कर आती हूँ। टूनी टोकरी में मटके रखकर भट्टी के पास पहुंच गई और अपने बनाए बर्तनों को पकने के लिए डाल दिया। ये काम तो हो गया। अब दुकान से दाल ले जाती हूँ। आज दाल रोटी बना दूंगी। टूनी जल्दी से अपने घर लौटी और जाते ही चूल्हे पर खाना बनाने लगी। उसने गर्मा गर्म दाल रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को दी। लीजिए माँ, खाना। शुक्रिया बहू। बेटी, तुझे कितना काम करना पड़ता है। मैं बूढ़ी तेरी कुछ मदद भी नहीं कर पाती, ऊपर से तेरे सर पर बोझ बनी हुई हूँ। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, वो तो मेरा सौभाग्य है। पता है, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में माँ का साया होता है। आपकी सेवा करके तो मुझे सुकून मिलता है। आप ऐसे मत बोलिए। तेरे जैसे बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। चलिए माँ जी, अब मैं टूना को भी खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मिट्टी के मटके भी तो बेचने जाना है। टूनी ने अपने हाथों से बीमार पति को खाना खिलाया और फिर वो अपने मटकियाँ लेकर बाजार निकल गई। मटकी ले लो मटकी, मिट्टी की मजबूत मटकी। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी पीने के लिए मटकी, सस्ते सस्ते मटकी। अरे कितनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मेरे एक भी मटकी नहीं बिकी। हे प्रभु, तुम ही कोई ग्राहक भेजो। इन मटकियों को बेचकर ही तो मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। टूनी भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद एक ग्राहक उससे मटकी खरीदने आ गए। अरे बहन, ये मटकी कैसे दिया? ये बड़ा वाला 70 रुपए है और ये छोटा वाला 50 रुपए। मुझे बड़ा वाला मटका दे दो। शाम तक 2-3 मटकी बेचकर टूनी अपने घर आ गई। भगवान का शुक्र है, आज कुछ मटकियाँ बिक ही गई। अब भट्टी जाकर देखती हूँ, मेरी बनाई हुई मटकियाँ अब तक तो पक ही गई होगी। रात होने से पहले टूनी भट्टी पर गई और वहाँ से पकी हुई मटकियों को लेकर घर लौटी। उसे इतनी मेहनत करते देख उसके पति और सास बहुत उदास थे। पति बीमार था और सास बूढ़ी, इसीलिए टूनी का मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। टूनी रोज खाना बनाने के बाद मटकियाँ बनाती थी और सुबह रात को सूखने के बाद उसे पकाती और बाजार में उसे बेचती और साथ में सभी जिम्मेदारियाँ निभाती है। एक दिन बाजार में टूनी मटकी बेचते हुए खाना खा रही थी। आज तो सारी सब्जियाँ मैंने माँ और टूना को खिला दी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं सूखी रोटी खाकर ही काम चला लूंगी। सुबह से काम में लगी हुई टूनी जैसे ही एक निवाला खाने वाली थी, तभी एक भिखारन बूढ़ी चिड़िया आ गई। अरे बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। ये बुढ़िया तुझे दिल से दुआ देगी, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। माँ जी, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सूखी रोटी है, आप यही खा लीजिए। टूनी ने उस बूढ़ी चिड़िया को अपनी रोटी दे दी। उसे खाकर बूढ़ी चिड़िया टूनी को दुआएं देते हुए जाने लगी। बूढ़ी चिड़िया जा ही रही थी, तभी उसके पैर से एक मटका लग गया और मटके का मुंह टूट गया। अरे ये क्या हो गया? मैं अभी इसको ठीक कर दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे बोलकर टूनी बाकी मटके को संभालने लगी।
तभी उस बुढ़िया ने जादू सा चलाया। उसने मटके के टूटी हुई जगह पर हाथ रखा और वो चमकने लगी और मटका थोड़ी सी ठीक हो गई। फिर बूढ़ी चिड़िया अपना जादू चलाकर वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद, अरे नहीं, मेरा तो 50 रुपए का नुकसान हो गया। इसका किनारा टूट गया। अब कोई ग्राहक तो इसे नहीं खरीदेंगे। चलो कोई नहीं, मैं इसे घर में इस्तेमाल कर लूंगी। घर आने के बाद टूनी अपने पुराने मटके के पानी को उस नए मटके में रख दी। बहू, ये नई मटकी तेरे बनाए हुए ही है क्या? हाँ माँ, आपने दोपहर में खाना खा लिया था ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे तो कमजोर सी लग रही है। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, वो मैं अब जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। माँ, आज कुछ खास बिक्री नहीं हुई है, इसीलिए आज सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, तूने अकेले कमाने की हिम्मत की, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। कम से कम किसी के कर्जदार तो नहीं है, और हमें क्या चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। टूनी ने आटा गूंथकर रोटियां बना ली। टूनी ने आटा गूंथकर रोटियां बना ली। अरे, मटके से तो मैंने कई बार पानी निकाली, लेकिन इस मटके में तो पानी खत्म ही नहीं हुआ। चलो जो भी हो। टूनी ने पानी खत्म न होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह को उसी मटके से खाना बनाने, हाथ मुंह धोने के लिए भी पानी लिया, लेकिन जब उसने पानी लाने के लिए उस मटके को उठाया तो वो बहुत भारी था। अरे, ये कैसा चमत्कार है? पानी अभी तक मटके में भरा पड़ा है। 1 मिनट, कल ये मटका थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन बूढ़ी माँ के उठाने पर ये सही हो गया। कहीं उन बूढ़ी अम्मा ने? नहीं, शायद ये मेरा वहम है, या शायद। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ। टूनी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो वापस से मटके बेचने चली गई। शाम को जब टूनी घर लौटी तो मटके से पानी लेने के लिए अपना हाथ डाला तो अरे, ये तो अभी तक ऊपर तक भरा है। माँ जी, आपने इस मटके से पानी नहीं लिया था क्या? नहीं बहू, मैंने तो कई बार इस मटके से पानी लिया था, लेकिन क्यों? तो ये अभी तक भरा हुआ कैसे है? माँ जी, मुझे तो ये जादुई मटका लगता है। जादुई मटका? टूनी को अब यकीन हो चुका था कि उसका मटका कोई साधारण मटका नहीं है। टूनी ने मटके से पानी निकालकर अपनी रोटी डाली तो पूरे मटके में रोटियां ही रोटियां आ गई, और टूनी जब रोटी निकालती तो उसमें और आ जाती। ये तो चमत्कार है बहू, ये कैसे हुआ? टूनी ने उस बूढ़ी माँ वाली पूरी घटना अपनी सास को सुनाई। भगवान ने तेरे अच्छे काम की वजह से ही ये दिया है। बहू, चल इसका जादू और आजमाते हैं। हाँ माँ जी। टूनी ने मटके को उल्टा करके सारी रोटियां निकाल ली और उसने मटके में 1-1 रुपए का सिक्का डाला, और देखते ही देखते पूरा मटका सिक्कों से भर गया। अरे वाह, कमाल है माँ, आज तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। बड़े दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। टूनी अपने परिवार के लिए अच्छे खाने लेने चली गई। खाना खाने के बाद टूनी और उसकी सास को मटके का जादू देखना था, तो टूनी ने उस मटके में छोटा मटकी डाल दी। मटकी रखने से उस मटके में और मटकियाँ बनने लगी। वो मटकियाँ हाथ से बने मटकियों से ज्यादा मजबूत और सुंदर बने हुए थे। वाह माँ, ऐसे मटकी तो हाथ से बनाना काफी मुश्किल है। ऐसे मटकी तो बाजार में बहुत अच्छे दामों में बिकेगा, और जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं टूना जी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा पाऊंगी। हाँ बहू, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब तो तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम इस मटके के सहारे नहीं रह सकते, ये जादुई है। कल को नहीं रहे तो बाजार में कुछ बेचने के लिए भी नहीं रहेगा, और हम अपनी पीढ़ी का काम भी तो बंद नहीं कर सकते।
ये काम तो हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। मटकी का जादू अपनी जगह है और मैं मटकियाँ भी बेचूंगी। वाह बहू, बहुत अच्छे। मैं जानती थी कोई भी चीज तेरे मन को मैला नहीं कर सकती। टूना अपने खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरे को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो खीरे, ताजे ताजे खीरे। अरे भाई आओ आओ, खीरे ले लो खीरे। टूना का खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती है और उसी से वह अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह टूना की पत्नी टूनी उसे कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे सोने का हार लेना है। वो मेरी बहन की शादी है ना, उसी में पहनूंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखी है पैसे। जितना पैसे लेना है ले लो। और हाँ, अच्छे से तैयार होके जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में सभी चिड़िया तुम्हें ही देखती रहे। और क्या, मैं तो चाहती हूँ हर चिड़िया की किस्मत मेरी ही तरह हो। हाँ टूनी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसा भी वक्त था जब तुमने मेरा कितना साथ दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। टूनी अपने पति से पैसे लेकर सोनार चिड़िया के पास आती है और खुद के लिए सोने का हार लेती है। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन गोरी कौवी दिखाई देती है। अरे टूनी बहन, तुम सोनार की दुकान में गई थी क्या? क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि ऐसे रास्ते में मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं। कब कहाँ से आकर चोरी कर ले क्या पता। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टूनी स्वभाव से बहुत भोली थी। वो गोरी को अपने घर ले जाती है और उसे अपना हार दिखाती है। हार देखने के बाद गोरी को मन ही मन जलन होने लगती है। वैसे टूनी, ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार में वजन भी अच्छा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसीलिए वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे गोरी, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक एक रुपया जोड़कर अपने पति का सहयोग किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। तुम्हारा ही सही है टूनी। एक हम है जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसे सोने का हार। मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे गोरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं पता। फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना पड़ेगा हमें। इतना बोलकर गोरी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर घर आकर गोरी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, तुम बस घर में सोती रहो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसे शर्म, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे गोरी, तुम्हें तो मालूम ही है मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या ही करूं? अपनी जान दे दूं क्या? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। अरे कम से कम टूनी के पति को ही देख लो। अरे उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है। इतनी तरक्की कर रहा है कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया था। और एक तुम हो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो। अरे रहने दो, तुम जैसे निठल्ले के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी मायके चली जाऊं।
अरे ऐसे मत बोलो गौरी, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिलेगा। तुम्हें काम मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे टूनी की खुशहाली चली जाए। गोरी को टूनी की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके टूनी की खुशी में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह टूना उठकर अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर टूना एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हे भगवान, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये सब कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए। बेचारा टूना अपने खेत का ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था और वो हताश परेशान होकर अपने घर आता है और टूनी को सारी बात बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता टूनी, आखिर ये सब किसने किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इसे इन सब से दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद टूना फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा ट्रैक्टर की मदद से टूना के खेत में जितनी भी फसल थी उन सबको कुचल देता है। अगली सुबह फिर से टूना अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? टूना अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ एक जादुई परी आती है और वो टूना से कहती है, क्या हुआ टूना, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बताओ आखिर क्या परेशानी है? अरे ये क्या, तुम तो परी हो? हाँ, मैं जादुई परी हूँ। अब बताओ क्या बात है? हे जादुई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत से खेत में खीरे की खेती की थी, कोई बार बार मेरी फसल को नष्ट कर दे रहा है। कोई बात नहीं टूना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारी खेत में जादुई खीरे की खेती होगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद टूना देखता है कि उसके खेत में अपने आप खीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर टूना बहुत खुश होता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाता है। फिर वही कालू घूमता हुआ फिर से टूना के खेत की ओर आता है और खेत का नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, कल रात को ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था। कालू भागता हुआ गोरी कौवे के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। आपको पूरा विश्वास है ना कि आपने टूना की ही खेत को नष्ट किया था? कहीं आपने नींद में किसी और के खेत को ट्रक मत चला दिया हो? अरे गोरी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों फिर से टूना के खेत में जाएंगे और इस बार टूना के खेत को इस तरह से बर्बाद करूँगा मैं जिससे टूना जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले जाना क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम न किया हो। फिर रात होते ही कालू और गोरी टूना के खेत में जाते हैं।
दोनों खेत को बर्बाद करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारे जादुई कीड़े कालू और गोरी को अपनी जादुई शक्ति से जकड़ लेते हैं। कालू और गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी चिड़िया और टूना और टूनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम लोग ने टूना को जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब तुम लोग टूना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हम जादुई कीड़े टूना के साथ हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दो। नहीं, तुमने जो किया है एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वे जादुई कीड़े, हमसे भूल हो गई, भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जान से मत मारो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम खीरा बना देता हूँ।